गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मोशन इन ए प्लेन में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम है सर्कुलर मोशन। लेकिन सर्कुलर मोशन को पढ़ने से पहले एक पॉइंट जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, उसके बारे में आप नोट कर लीजिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने लास्ट में हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला निकाला था और हमने कहा था कि इस फॉर्मूले की मदद से आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस उस प्रोजेक्टाइल ने कितने ट्रेवल की है वो हम निकाल पाएंगे। लेकिन उसकी एक कंडीशन ये है बच्चों कि प्रोजेक्टाइल मतलब पार्टिकल की लॉन्च पोजीशन और लैंडिंग पोजीशन दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। जब ये लॉन्च पोजीशन और लैंडिंग पोजीशन दोनों की हाइट सेम रहेगी तो ही हम उस फॉर्मूले से हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल पाएंगे, अदरवाइज उस फॉर्मूले से हम हॉरिजॉन्टल रेंज नहीं निकाल पाएंगे। सो ये पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिए। when launch position and landing position lie at same height, then we can use R equals to V naught square sin 2 theta naught upon G for finding horizontal range। तो इस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले को हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम यूज नहीं कर पाएंगे। सो ये एक कंडीशन थी, ये पॉइंट था प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए। अब आते हैं आज के हमारे मेन टॉपिक पे जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। बच्चों सर्कुलर मोशन वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल में मूव करता है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो हम उस मोशन का नाम देंगे सर्कुलर मोशन। जैसे हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में बताया था कि जब ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो हम उसका नाम रेक्टिलिनियर मोशन देंगे। लेकिन जो रेक्टिलिनियर मोशन था वो एक वन डायमेंशन मोशन था। सर्कुलर मोशन वो है जो एक सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रिवॉल्व या मोशन में है, एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे कि ये सर्कुलर मोशन में है। और सर्कुलर मोशन एक प्लेन में होता है, दो डायमेंशन मोशन में है, दो डायमेंशंस में ये होता है। इसीलिए हम इस सर्कुलर मोशन को मोशन इन ए प्लेन में पढ़ रहे हैं, हमने इसको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ा। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन दो डायमेंशनल मोशन था, वैसे ही सर्कुलर मोशन भी दो डायमेंशनल मोशन है। सर्कुलर मोशन क्या होता है वो देखिए। सर्कुलर मोशन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख दें कि व्हेन ए पार्टिकल or when an object moves along a circular path, when a particle moves along a circular path, then particle is in circular motion। तो वो जो पार्टिकल रहेगा वो सर्कुलर मोशन में रहेगा। जैसे ये एक सर्कुलर पाथ है और इस सर्कुलर पाथ में पार्टिकल यहां से चलता है
और ऐसे चलते चलते ये सर्कल को ट्रेवल करता है, तो ये जो सर्कुलर पाथ हुआ ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल का, इस सर्कुलर पाथ में अगर वो मूव करता है तो हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, ऑब्जेक्ट के मोशन को कहेंगे कि ये एक सर्कुलर मोशन है। आप देख लीजिए सर्कुलर मोशन वन डायमेंशन में नहीं है, दो डायमेंशन में है। अगर मैं यहां एक प्लेन ड्रॉ कर दूं एक्स और वाई, तो ये जो सर्कल बना जिसपे वो पार्टिकल चला है वो एक्स एक्सिस में भी लाई नहीं कर रहा, वो वाई में भी नहीं कर रहा, वो दोनों एक्सिस में लाई कर रहा है, वो एक्स और वाई दोनों में लाई करता है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन एक दो डायमेंशनल मोशन है और ये प्लेन में होता है। अब हम इसे समझते हैं कि ये क्या होता है। भाई मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में है, उसका सर्कुलर पाथ है ये। जब वो ऑब्जेक्ट यहां से गुजरता है आगे की तरफ और यहां पहुंचता है, तो इस मोशन के दौरान एक ऑब्जर्वर इसको ऑब्जर्व करता है और यहां जो मोशन हुआ वो एक कर्व के अनुरूप हुआ, कुछ इस तरह से हुआ। इसका नाम आप ए दे दीजिए, इसका नाम आप बी दे दीजिए। ये सर्कुलर मोशन का एक पार्ट है, एक पाथ है, एक स्मॉल पाथ है सर्कुलर पाथ। तो यहां से जब ऑब्जेक्ट चला था और यहां पहुंचा, इसके दौरान ऑब्जर्वर उस सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहां पे आप देखिए जब ऑब्जर्वर यहां खड़ा है तो पहले ऑब्जर्वर के हिसाब से उस एक पोजीशन पे पार्टिकल था तो वो यहां था, ये उसकी पोजीशन थी। जब वो यहां से ए से बी पे पहुंचा तो वो इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आ गया है यहां। ऑब्जर्वर यहां से देखना शुरू करता है और यहां से देखता देखता धीरे धीरे घूमता 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 और यहां पहुंच जाता है। इस कंडीशन में उसने ये जो सर्कुलर पाथ ट्रेवल किया, ये सर्कुलर पाथ को डिफाइन करने के लिए ये जो एंगल उसने ट्रेवर्स किया यहां से लेकर यहां तक, इस एंगल का नाम दे दीजिए आप θ1। अब इसी सर्कुलर मोशन को एक और ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है, लेकिन वो यहां नहीं है, वो यहां है, और इसका नाम दे दो O2। O2 के हिसाब से ऑब्जेक्ट यहां था, ठीक है। जब ए से बी पे पहुंचा तो O2 के हिसाब से हमने इसको कर दिया ये। अब यहां O1 के हिसाब से जो उसने एंगल चेंज किया वो एंगल आया θ1। O2 के हिसाब से जो एंगल आया उसका आप नाम दे दीजिए θ2। अब यहां जो एंगुलर या जो एंगल चेंज हुआ है O1 ऑब्जर्वर के हिसाब से तो θ1 चेंज हुआ, O2 ऑब्जर्वर के हिसाब से θ2 चेंज हुआ। और यहां एंगल दोनों के लिए अलग अलग है, लेकिन ये जो लेंथ थी A to B, ये लेंथ O1 के लिए भी सेम है, O2 के लिए भी सेम है। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस थी, लीनियर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो सेम है, लेकिन ये जो एंगल आ रहा है इन दोनों एंगल्स में चेंज आ रहा है। एंगल में क्या चेंज आया, हेयर θ1 is less than here θ1 is greater than θ2। इसका मतलब सेम लीनियर डिस्टेंस के लिए, इस सेम डिस्टेंस AB के लिए जो O1 ऑब्जर्वर था उसने तो एंगल चेंज किया θ1 और O2 ने चेंज किया θ2। θ1 और θ2 में से θ1 बड़ा है, इसका मतलब ऑब्जर्वर O1 ने ज्यादा एंगल चेंज किया, ज्यादा मोमेंट किया। ये जो था, मान लो ये चौक है, मैं इसको यहां से देखना शुरू करता हूं और पहले मेरी डायरेक्शन है ये। जैसे जैसे ये ऐसे घूमता जाएगा चौक, मैं भी इसको ऐसे ऐसे देखते देखते घूमता हुआ जाऊंगा।
तो यहां जो एंगल बना, यहां से लेकर और यहां तक पहुंचने में ये जो एंगल आया, ये एंगल अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो अलग आएगा। ये जितना आया इसका नाम आप θ1 दे दीजिए। अगर मैं इस चौक को बहुत दूर कर दूं और फिर इसको घुमाऊं तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि पहले जो एंगल हमने चेंज किया था, अब की बार जो एंगल चेंज किया हमने सेकंड कंडीशन में, वो सेकंड कंडीशन वाला एंगल फर्स्ट वाले एंगल से छोटा मिलेगा। आप कैसे देख सकते हैं? आप एक गाड़ी को देखते हैं, यहां जो मैंने कंडीशन लिखी है कि सर्कुलर पाथ में जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो हम उसका नाम सर्कुलर मोशन देंगे। और जिस तरह से सर्कुलर मोशन को हम डिफाइन करेंगे, आपने रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करने के लिए कुछ वेरिएबल, कुछ क्वांटिटीज हमने ली थी, जैसे स्पीड हो गया है, डिस्टेंस हो गया है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। वैसे ही सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें यहां कुछ और क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी और उन क्वांटिटीज का नाम होगा एंगुलर क्वांटिटीज। उन एंगुलर क्वांटिटीज को वन बाय वन हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एंगुलर क्वांटिटीज कहां से आएगी पहले उनके बारे में देखें। यहां मैंने कहा कि अगर सर्कल में, सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो सर्कुलर मोशन होगा। इसका मतलब यहां जब सर्कल में मूव कर रहा है तो एंगल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है और लीनियर मोशन के ऑब्जेक्ट को भी अगर हम देखते हैं तो वहां भी हमारे पास एंगल चेंज होगा। सर्कल में मूव किया तो एंगल चेंज किया, ठीक है, लेकिन अगर रेक्टिलिनियर मोशन में है तो भी एंगल चेंज करेगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में है तो ही हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। कैसे आएगा? मान लीजिए कि एक गाड़ी यहां से चलती है, ये रेक्टिलिनियर मोशन के लिए हम बता रहे हैं, ये गाड़ी है यहां से चली, एक ऑब्जर्वर इसको यहां से देखता है, ये था यहां से, या फिर यहां मान लीजिए पहले ये इसको यहां से देख रहा है, धीरे धीरे गाड़ी आगे की तरफ बढ़ती है और थोड़ी देर के बाद देखते हैं कि गाड़ी यहां पहुंच गई। अब की बार जो उसकी पोजीशन है वो यहां है। आप देखिए, क्या यहां से लेकर यहां तक उसने ये एंगल चेंज नहीं किया? और अगर एंगल चेंज हो रहा है तो रेक्टिलिनियर मोशन में कोई एंगल चेंज नहीं होता, एंगल चेंज सर्कुलर मोशन में ही होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट तो रेक्टिलिनियर मोशन में था, स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होने के बावजूद भी ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहां से उसको ऑब्जर्व करता है। अगर इसी मोशन को कोई ऑब्जर्वर यहां से खड़ा हुआ देखता तो उसके हिसाब से यहां केवल उसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज होती। पहले लीनियर डिस्टेंस इतनी थी, अब लीनियर डिस्टेंस इतनी हो गई। तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से केवल इसने लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल की है, केवल स्ट्रेट लाइन मोशन किया है। लेकिन अगर यहीं से एक ऑब्जर्वर दूसरा ऑब्जर्वर यहां से इस मोशन को करे तो उसके हिसाब से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका एंगल भी चेंज हो रहा है। और ये जो एंगल चेंज हो रहा है यही एंगल कहलाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये जो हमने यहां से लेकर यहां तक पाथ ट्रेवल किया और इसको डिफाइन करने के लिए जो हमने एंगल लिया, ये एंगल हमारा बनेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वहां हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते थे, यहां हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से डिनोट करेंगे। थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो यहां से आप देख लीजिए, सर्कुलर मोशन में होगा तब तो हम कहेंगे ही सर्कुलर पाथ में है, तो होगा ही कि सर्कुलर मोशन में है। लेकिन अगर रेक्टिलिनियर मोशन में है तो भी ऑब्जेक्ट के लिए कुछ ना कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी। वो डिपेंड करेगा
कि ऑब्जर्वर कहां से उसको ऑब्जर्व करता है। सो ये जो थीटा आया हमारे पास, ये थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ऑब्जर्व डिनोट करेगा। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ लें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। Angular displacement, it is the angle, it is the angle, ये जो एंगल था इसी एंगल का नाम तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। सो इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय मूविंग पार्टिकल at a fixed point is called angular displacement। इसको हम नाम देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिनोट किससे करते हैं वो तो आपको पता चल ही गया है कि हम इसको डिनोट करते हैं थीटा से। दूसरी बात, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जैसे रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन करने के लिए हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे सर्कुलर मोशन भी डिपेंड करेगा कि आप उसको कहां से ऑब्जर्व करते हैं। साथ में फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कहां पे खड़ा है। ये दोनों ऑब्जर्वर O1 और O2 दोनों ग्राउंड पे खड़े थे। ये गाड़ी यहां से चलती है, मान लो ये एक रेसिंग कार है, ये रेसिंग कार एक सर्कुलर मोशन में है। उस पूरे सर्कुलर मोशन में से हम केवल इतने मोशन को ही ऑब्जर्व करना चाहते हैं। मतलब जब कार यहां पहुंची और यहां तक, इस ए से लेकर बी पोजीशन के बीच जो सर्कुलर मोशन हुआ उसको ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं। तो यहां इस सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए दो ऑब्जर्वर हैं, एक का नाम O1 दूसरे का नाम O2। दोनों ही ग्राउंड पे खड़े हैं। इसका मतलब दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड है। लेकिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम होने के बावजूद भी इन दोनों का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया, जो एंगल सबटेंडेड हुआ मूविंग पार्टिकल के द्वारा, वो अलग अलग आया। इस मूविंग कार ने इस O1 पे एंगल सबटेंड किया, एंगल बनाया θ1, लेकिन इसी मूविंग कार ने O2 पे एंगल बनाया θ2। दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम था लेकिन एंगल सबटेंडेड अलग अलग आया। इसका मतलब हम ये लिखेंगे एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, चलो इसको ये लिख दे, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इट इज डिनोटेड बाय थीटा। और थीटा एक एंगल है। एंगल को जो हम मेजर करेंगे यहां, वो हम मेजर करेंगे रेडियन। रेडियन एक यूनिट होती है एंगल की, उस यूनिट में रेडियन की टर्म में हम एंगल को मेजर करेंगे। तो यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको RAD भी लिख देते हैं। ये हो गया। नाउ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नाउ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, this angular displacement depends on frame of reference, depends on frame of reference as well as position of observer
ऑन और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर इन ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि यहां आप देखिए ये दोनों ऑब्जर्वर O1 और O2 इस सर्कुलर मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहां ए से बी तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, ये लीनियर डिस्टेंस नाम दे दें हम इसका, और जो एंगल चेंज हुआ उसको हम नाम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दें। तो यहां पे इन दोनों ऑब्जर्वर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम था। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे तो रेक्टिलिनियर मोशन भी डिपेंड करता है, लेकिन यहां दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम था, दोनों ग्राउंड पे थे। इसका मतलब दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम, तो यहां आप देखिए ये जो लीनियर डिस्टेंस ए टू बी इस मूविंग कार ने ट्रेवल की वो दोनों के लिए सेम है। इसका मतलब यहां भले ही पोजीशन अलग अलग हो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम है, भले ही पोजीशन अलग अलग हो, लेकिन लीनियर डिस्टेंस सेम आई है इस कंडीशन में। लेकिन यहां सर्कुलर मोशन की अगर बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो सेम है, लेकिन पोजीशन अलग अलग होने के कारण एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग आया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग होता तो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आता। सो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करेगा और पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करेगा कि वो कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा है। दूसरी चीज ये मैं बता ही चुका हूं कि यहां जितनी दूर से आप मोशन को ऑब्जर्व करेंगे उतने ही जितनी दूर से आप मोशन को ऑब्जर्व करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना ही कम होता हुआ चला जाएगा। जैसे अगर यहां से जब हमने इस मोशन को इस O1 से देखा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया θ1, ये ज्यादा है। जब हमने इसी सर्कुलर मोशन को O2 से देखा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया θ2 एंड θ2 इज लेस देन θ1, या इसको ये लिख लो θ1 इज ग्रेटर देन θ2। अब अगर O3 पे कोई थर्ड ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसके हिसाब से आप देखिए जो एंगल आएगा वो एंगल और भी स्मॉल आएगा, और इसका आप नाम दे दिए θ3। कहने का मतलब θ3 लेस देन θ2 लेस देन θ1। जितने दूर से आप मोशन को ऑब्जर्व करेंगे उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम होता हुआ चला जाएगा। ये आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो। भाई एक गाड़ी आप के सामने से जा रही है तो आप उस गाड़ी के मोशन को देखते हैं, तो वहां पे है तो वो रेक्टिलिनियर मोशन, आपके सामने से जो गाड़ी जा रही है वो रेक्टिलिनियर मोशन है, लेकिन उसके लिए भी ये कंडीशन सेम रहेगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग रहेगा। गाड़ी आपके सामने से गई, आप यहां खड़े मान लो, जब आप यहां खड़े थे तो यहां आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा थीटा, और किस पोजीशन से, इस ए पोजीशन से और बी पोजीशन के बीच, और इसका नाम चलो θ1 दे दो या θ0 दे दो। जब एक और ऑब्जर्वर यहां से देखता है O3 से, तो O3 से जो ऑब्जर्वर देखेगा वो पाएगा कि यहां पे जो एंगल चेंज हो रहा है वो एंगल कम चेंज हो रहा है, θ0 ज्यादा था, और जो थीटा ये थीटा आएगा O3 कंडीशन पे, जब O3 ने थर्ड ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया तो थीटा इज लेस देन θ0। या वैसे आप चलो उससे देखिए डेली लाइफ में, जब आप किसी मूविंग गाड़ी को देखते हैं, मूविंग कार को देखते हैं, नजदीक से जा रही है तो आप उसको देखने के लिए ज्यादा गर्दन आपको रोटेट करनी पड़ेगी। गर्दन आपकी यहां से चली और यहां से चलते चलते ऐसे चलेगी, तब आपने इसको ऑब्जर्व किया। और अगर यही मूविंग कार बहुत दूर से जा रही है तो उतने ही डिस्टेंस को देखने के लिए, उतने ही डिस्टेंस तक देखने के लिए, लीनियर डिस्टेंस सेम रखिए,
उसी सेम लीनियर डिस्टेंस को ऑब्जर्व करने के लिए आप पाएंगे कि यहां तो आपने ज्यादा गर्दन मूव कराई थी, लेकिन जब दूर से देखेंगे तो वहां आपको बिल्कुल थोड़ी सी गर्दन मूव करनी पड़ेगी। इसका मतलब यहां आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम करना पड़ा, लीनियर डिस्टेंस कार का सेम था। तो जितने दूर से ऑब्जर्व करेंगे उतना ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कम रहेगा। अब हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट बता दी, ये बता दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करेगा और किससे हम डिनोट करेंगे। अब ये जान लीजिए कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन कब कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी? जब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बहुत कम हो तो ही हम कह पाएंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज हम नहीं कह पाएंगे कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसमें ये पॉइंट नोट कर लीजिए, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट it may be considered as vector quantity। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल हो तो ही हम इसको वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकते हैं, बट फॉर लार्ज डिस्प्लेसमेंट और फॉर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, for large angular displacement it will be scalar quantity, क्योंकि जब हमने वेक्टर की कंडीशन पढ़ी थी, वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो हमने देखा था कि वेक्टर कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ था हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये दो वेक्टर हैं, आप a प्लस बी कर लीजिए या b प्लस ए कर लीजिए, जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा दोनों कंडीशन में। तो वेक्टर होने के लिए कम्यूटेटिव लॉ का सेटिस्फाई होना जरूरी है। लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो लार्ज अमाउंट में है। अगर ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पे आके लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। सो फॉर लार्ज एंगुलर, बताएंगे कैसे नहीं करता है। फॉर लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। अब ये कैसे नहीं करता है आप देखिए, मान लीजिए कि आपके पास भाई ये एक, मान लो आप ये एक बुक है, ये बुक आप इसको रोटेट कराना चाहते हैं, और रोटेट कराएंगे तो पहले आपने रोटेट कराया इसको ऐसे, और फिर आपने रोटेट कराया इसको ऐसे। ये पहले ऐसे थी, फिर आपने इसको ऐसे कराया, और फिर आपने रोटेट कराया ऐसे। अब बुक आ गई है ऐसे, आप इसको ध्यान रखिए। ये जो ओपन पेज होते हैं जिस तरफ, वो आपकी तरफ आया है। पहले बुक ऐसे थी, फिर आपने रोटेट कराया इसको ऐसे, और फिर हो गई है ऐसे। अब की बार ये जो रोटेशन आई है, ये रोटेशन बाद में आई थी और ये रोटेशन पहले आई थी। यहां से जब हम इसको ऐसे मूव कराएंगे, दिस इज द फर्स्ट रोटेशन, 90 डिग्री पे हमने इसको रोटेट कराया, एंड दिस इज द सेकंड रोटेशन। तो ऐसी कंडीशन में फाइनल रिजल्ट हमारे पास ये आया, फाइनल पोजीशन ऐसी आई। अब अगर ये जो सेकंड रोटेशन थी इसको मैं पहले करा दूं और पहले वाले को बाद में कराऊं, तो आप देखिए
पहले वाले कुछ ऐसे थी और दूसरी वाली ऐसे थी। अब की बार जो दूसरी वाली थी उसको हमने पहले करा दिया, ये ऐसे आ गया है। और पहली जो रोटेशन थी वो थी कुछ ऐसे, जो कि हमने अब की बार दोबारा दूसरी बार में कराया है, सेकंड टाइम हमने किया है इसको। तो अब आप देखिए यहां पे जब हमने उसको ऑर्डर बदल दिया है रोटेशन का, तो यहां पोजीशन ये आई है, और जब हमने ऐसे रोटेट कराया था तो पोजीशन ऐसे आई है। इसका मतलब अगर हम सीक्वेंस बदल दे रोटेशन की तो पोजीशन अलग अलग आई। तो यहां पे पहले अगर हमने किया था θ1 प्लस θ2, अब की बार हम करेंगे θ2 प्लस θ1, क्या सेम आया? θ1 प्लस θ2 ऐसी पोजीशन आई। अब की बार θ2 प्लस θ1 दैट इज नॉट इक्वल्स टू θ1 प्लस θ2। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। यही कारण है कि हम इसको एक स्केलर क्वांटिटी अज्यूम करेंगे जब लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तब। अदरवाइज हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी के मेजर या वेक्टर क्वांटिटी हम इसको कंसीडर करके चलेंगे। अब अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। इसकी डायरेक्शन हम कैसे देंगे वो आप देखिए। डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट direction of angular displacement is given by right hand rule। अब राइट हैंड रूल क्या होता है वो आप देखिए। अगर हम ये कहें कि ऑब्जेक्ट ए से बी पे चला तो उसका सर्कुलर मोशन कुछ ऐसे होगा, वो कुछ ऐसे जा रहा होगा, ऐसे घूमते घूमते और ऐसे आ रहा होगा। अगर इस सर्कुलर मोशन में आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप ये मत कहना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहां से चला और यहां पहुंच गया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नहीं होगी। ये सरप्राइजिंग है कि ये कैसे नहीं होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से देंगे, और राइट हैंड रूल कहता है कि जो आपका राइट हैंड है उसकी फिंगर्स और थंब, इनको आप दो कंसीडर करिए, ये फिंगर्स और ये थंब। जो आपकी फिंगर्स की रोटेशन होगी वो तो बताएगा सेंस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किस तरह रोटेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है या ऑब्जेक्ट ऐसे रोटेट कर रहा है। और जो आपका थंब होगा, जिस डायरेक्शन में आपका थंब आएगा वो डायरेक्शन होगी आपके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। अब आप देखिए मैंने कहा कि जो आपकी फिंगर्स होगी, राइट हैंड की फिंगर्स और कर्ल ऑफ फिंगर्स, कर्ल ऑफ फिंगर वो तो बताएगा, कर्ल ऑफ फिंगर विल टेल सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन। और जो आपका थंब होगा वो थंब बताएगा, थंब की जो डायरेक्शन होगी, जिस डायरेक्शन में थंब होगा वही डायरेक्शन होगी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए कैसे है, हमने कहा कि फिंगर्स को रोटेट कर्ल इस तरह कराइए जिस तरह से ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहां से चला, आप फिंगर को रखिए यहां पे और रोटेट कराइए आप जिस तरफ जा रहा है उस तरफ। ए से चला बी की तरफ जाएगा, ए से चला बी की तरफ जाएगा। जो आपका थंब आया वो थंब कहां आया,
थंब आएगा आपका इनवर्ड, अंदर की तरफ आएगा। तो ये जो एक्सियल वेक्टर बना, जो परपेंडिकुलर जो लाइन आएगी, ये तो एक्स वाई में है, आपका थंब किस में गया, जेड में चला गया, भले ही प्लस हो माइनस हो लेकिन गया जेड में है। ये जेड जो लाइन आई है, जेड जो एक्सिस है, वो इस सर्कुलर पाथ के परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह रोटेट कर रहा है। जब ऐसे रोटेट करेगा तो जो थंब आएगा वो इनवर्ड आएगा, और अगर इससे अपोजिट रोटेट करना शुरू कर दे, कहने का मतलब यहां से और ऐसे रोटेट करे, तो अब की बार ऊपर से ऐसे आ रहा है, फिर आपका थंब आएगा आउटवर्ड। ये जो रोटेशन है, ये है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे मूव नहीं करती है, ध्यान रखना। ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे ही चलती है भाई, यहां 10 बजते होंगे, यहां 11, यहां 12, 10 से चली 11 पे पहुंची, 12 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, यहां 3 पे, तो ऐसे चलेगी। लेकिन यहां 12 से 11, 11 से 10, 9, 8, 7, 5, ऐसे अपोजिट चल रहे हैं, तो हम इसका नाम देंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये बनेगी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज हो तो आप डायरेक्टली ध्यान रख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आया तो जो आपका थंब आया वो आया आउटवर्ड, और जो क्लॉकवाइज आया उसमें जो आपका थंब आया वो आया इनवर्ड। तो आप ये लिख सकते हैं फॉर क्लॉकवाइज, कैसे डायरेक्शन बताई, फॉर क्लॉकवाइज जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, ये ध्यान रखना, फॉर क्लॉकवाइज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इनवर्ड, इट इज इनवर्ड, and for anti-clockwise it is outward। क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड होगी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड होगी। ये आप डायरेक्ट बता सकते हैं या यहां से देखकर भी आप बता सकते हैं। ये थी कि आप डायरेक्शन राइट हैंड रूल से बता पाएंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी लाइन के अलोंग आया, एक ऐसे एक्सिस के अलोंग आया जिसमें तो हमारा मोशन था ही नहीं, फिर भी हमने उस एक्सिस के अलोंग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे ले ली। ये जो राइट हैंड रूल है, ये राइट हैंड रूल हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रोवाइड कराएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम ये बता पाएंगे कि ऑब्जेक्ट का रोटेशन किस तरह से वो रोटेट हो रहा है, किस प्लेन में है। ये सब चीजें हम इस राइट हैंड रूल से देखकर बता पाएंगे। सो उन तीन चीजों के बारे में हम बात कर लें कि वो तीन चीजें जो होती है वो क्या होती है, क्या हमें बताएंगे। सो 3 इंपॉर्टेंट information given by 3 important information given by right hand rule। नंबर 1, पहले तो जो डायरेक्शन आएगी थंब की, जिस डायरेक्शन में हमारा थंब आया, जिस एक्सिस के अलोंग हमारा थंब आया, वो एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस प्लेन के जिसमें वो रोटेट कर रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें लिखेंगे दैट द प्लेन will perpendicular to the direction of thumb and
दिस इज द प्लेन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल के मोशन की जो प्लेन है वो प्लेन हमेशा थंब की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी। थंब हमारा या तो माइनस जेड में था या प्लस जेड में था, लेकिन जो प्लेन थी जिसमें वो रोटेट कर रहा था वो प्लेन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा उस थंब की डायरेक्शन के, या ये कह लीजिए थंब किसको बताता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी ये प्लेन, जिस प्लेन में वो रोटेट कर रहा है वो। सेकंड, जो कर्ल ऑफ फिंगर है, कर्ल ऑफ फिंगर टेल्स अस सेंस ऑफ रोटेशन, कि भाई वो किस सेंस में, मतलब वो किस तरह रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये हम कर्ल ऑफ फिंगर से बता पाएंगे कि किस तरफ है। थर्ड पॉइंट है, लेंथ ऑफ वेक्टर विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जो वेक्टर होगा वो वेक्टर की लेंथ देखकर हम बता पाएंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है और कितना नहीं है, मैग्नीट्यूड उसका कम है या मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है। सो थर्ड इज द लेंथ ऑफ वेक्टर will tell us about magnitude of angular displacement। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लेंथ जो वेक्टर होगा, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन को डिफाइन करेगा, बताएगा कि किस तरफ है, उस वेक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड होगा। ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन में। अब यहां से एक चीज इसमें मैं लास्ट में आपके लिए छोड़ के जाता हूं। हमने कहा था कि जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। यहां ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में था और ए से चला, सपोज कर लीजिए, और यहां से रोटेट होते होते यहां मूव करते करते वापिस ए पे पहुंच गया है। आप बताइए कि उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? क्या उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जीरो किया है या नॉन जीरो किया है? और इसमें अगर नॉन जीरो किया तो कितना किया, और जीरो किया तो कैसे किया? क्या आपको इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है जब वो एक कंप्लीट सर्कल ट्रेवर्स कर देगा? तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।